हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द विश्वास एकेडमी पर। दोस्तों, पीछे की क्लास में हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा था और टेंस में हम लोगों ने उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने सब पार्ट होते हैं और एक टेंस को कितनी प्रकार से बनाया जाता है, इन चीज़ों का अध्ययन किए थे। आज हम लोग जो जैसा कि आप जानते होंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और 3 के 4 सब पार्ट होते हैं, टोटल 12 टेंस होते हैं। उसी क्रम में आज हम पहले टेंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो ये देख लीजिएगा, हमारा पहला ही टेंस है सिंपल प्रेजेंट। ये देख लीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। देखिएगा, हम लोग थोड़ा सा, जैसा कि क्लासेस में हम हमेशा से बोलते रहे हैं कि अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही पढ़ा जाता है, हिंदी से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन हमें आता नहीं है इसलिए हम हिंदी का सहारा लेते हैं। जैसे देखेंगे बाबू, सिंपल प्रेजेंट, अगर हम आपसे इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें तो जब अंग्रेजी में पढ़ा जाता तो ध्यान से सुनिएगा, हम कर देते हैं कि देखिएगा, पूरी अंग्रेजी ग्रामर में बाबू कहीं भी एस या ईएस लगा हो, किसके साथ? वर्ब के साथ। या अगर हम बात कर लें केवल वर्ब की, क्या दे दिया हो बाबू? फर्स्ट फॉर्म दे दिया हो। या कहीं भी अंग्रेजी ग्रामर में आपको क्या दिख जाए? डू दिख जाए या डज दिख जाए, तो हमेशा ये मानिएगा कि यह क्या है बाबू? सिंपल प्रेजेंट है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा बाबू वो हमेशा के लिए ही वहीं का वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी किसी के लिए बदलता नहीं है बाबू, चाहे 9th का विद्यार्थी हो और चाहे आप सीजीएल मेंस दे रहे हैं, बदलेगा नहीं। हम बात कर रहे हैं किसके? सिंपल प्रेजेंट के बारे में। और आप जानते होंगे कि कहीं अंग्रेजी ग्रामर में एस या ईएस लग जाए, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आपको डू और डज दिख जाएगा, तो हमेशा क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट हो गया। ये तो हो गया हमारा अंग्रेजी के बारे में। अब हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, हिंदी क्या होगा कि कहीं भी बाबू क्रिया के साथ, ध्यान से सुनना है, क्रिया के साथ क्या लगा रहे? ता है, ये देखिएगा, ती है या ते हैं। अगर ये तीन चीजें आपको किसके साथ दिखेंगी? क्रिया के साथ दिखेंगी, तो वह हमेशा सिंपल प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे देखिएगा, अगर हम हिंदी की पहचान के बारे में बात करें, देखिएगा, ये तो हमारा हो गया बाबू अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन के बारे में। पहले तो मेन है हम लोगों का कि कॉन्सेप्ट समझना बाबू कि आखिर ये सिंपल प्रेजेंट है क्या। आइडेंटिफिकेशन ये हो गया। अगर हम हिंदी में बात करें कि क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये क्या है? वह अपने दोस्तों के साथ, ये देखिएगा, वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट, ये देखिएगा, क्रिकेट खेलता है। वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ देखेंगे कि भैया क्रिया के अंत में क्या लगा है? ता है, ती है, ते है, तो यह कौन सा टेंस हो जाएगा? हमारा सिंपल प्रेजेंट होगा। ये तो ओवरऑल हमारा आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात हो गई। जैसे कभी कभी क्या करता है ना कि ऐसे भी दे देगा, कोई कंफ्यूजन करने के लिए आपको पूछ सकता है ना कि वह सीता है। ये ध्यान से सुनिएगा, ऐसे भी दे दे वह सीता। यहां भी नोटिस कर रहे होंगे बाबू ना कि वाक्य के अंत में क्या लगा है? ता है, ती है, ते है लगा है। लेकिन आप जानिएगा कि सीता है क्या? यह नाउन है और नाउन के साथ नहीं लगा रहता है बाबू, किसके साथ लगा रहता है? क्रिया के साथ। जब क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है लगा रहेगा तभी हमारा सिंपल प्रेजेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये जो आइडेंटिफिकेशन बताएं बाबू, ये आपको अंग्रेजी में पहचानने की बात है। जैसे देखिएगा, अगर हम इसी सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें कि ट्रांसलेट कर दीजिए, तो हम यही कहेंगे कि ही प्लेज, ये देखिएगा, ही प्लेज क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट किसके साथ? विथ हिज फ्रेंड्स, ये देख लीजिएगा, विथ हिज फ्रेंड्स। अब आप नोटिस करिएगा बाबू, अगर हम बात करते, ये देखिएगा, एस या एस लगा कि नहीं लगा, इसका मतलब ये कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा। अगर हम यहीं पर सब्जेक्ट चेंज कर देता, आई कर देता, तो यहाँ क्या हो जाता? प्ले कर देता। और इसी के अनुसार बाबू यहाँ हिज नहीं होता, क्या होता? माई होता। हम लोग आगे सारे के सारे चर्चा करने वाले हैं बाबू, बस आप पेशेंस रखिएगा। मैं 100% आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा बाबू, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप नोटिस करेंगे बाबू, देखिएगा, एस या एस लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गया। अगर मैं इसी को कहता ना कि निगेटिव बना दीजिए, तो देखिए मैं ऊपर वाले को निगेटिव बना रहा हूं, तो मैं क्या कहता? ही, और लिखता क्या बाबू? डज नॉट। और जब डज नॉट लग जाता तो यहाँ क्या हो जाता? प्ले हो जाता। और नीचे वाले को जब मैं बनाऊंगा, निगेटिव करूंगा, तो क्या कह दूंगा? आई करूंगा, ये देखिएगा, आई के साथ क्या लगाऊंगा? डू नॉट करूंगा और प्ले कर दूंगा, और आगे का आगे पूरा का पूरा उतर जाएगा।
अब आप नोटिस कर रहे होंगे बाबू, देखिएगा एस या यस लग गया, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गया, चाहे डज चाहे डू, अगर कहीं भी दिखेंगे तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट होगा और किसी भी टेंस में नहीं हो सकता। अब हमने सिंपल प्रेजेंट के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर लिया। अब इसके जितने टाइप्स होते हैं बाबू उसके बारे में बात करेंगे, नियम के बारे में बात करेंगे कि आखिर सिंपल प्रेजेंट के साथ नियम क्या क्या लागू होता है, और इसके एक्सेप्शन पर बात करेंगे जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग पहले सिंपल प्रेजेंट के आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गया, नियम के बारे में सीखते हैं बाबू। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस लेकर चलते हैं और सभी के सभी नियमों के बारे में बात करेंगे। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस ले लीजिएगा कि वह, ठीक है ना, वह एक गीत गाती है। देखिए बाबू हिंदी को हमको लेकर ही चलना पड़ेगा। रीजन क्या है कि जितने हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, चाहे ऐसे भी देख लीजिएगा, जब भी एग्जाम में अनसीन पैसेज आएगा, जब तक हम उसका हिंदी नहीं निकालेंगे बाबू तब तक हम सही से उत्तर नहीं दे सकते। पूरा अंग्रेजी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। देखिएगा कैसे, अगर हम बात करते हैं कि वह एक गीत गाती है, अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो क्या बनेगा। पहले अब ध्यान रखिएगा, नियम सीखते हैं। पहले ये चीज है कि नियम किसके लिए सीखा जा रहा है, तो केवल सिंपल प्रेजेंट का नियम सीखा जा रहा है बाबू, कि क्रिया के साथ अगर ता है, ती है, ते है लगा रहता है तो हम कौन सा नियम फॉलो करेंगे। जैसे आप लोग जब 9th या 10th में या जब एकेडमिक में पढ़ रहे होंगे तो उसके टीचर्स, चाहे कोई भी, सभी टीचर्स बाबू अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाने के तरीके पर डिपेंड होता है कि आप कितनी आसानी से चीज़ों को डिलीवर कर पाते हैं। जैसे हम लोग वहाँ क्या करते थे कि रटते थे कि ही सी इट आ जाए तो एस या एस का प्रयोग करते हैं, आई वी यू दे आ जाए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो ही सी इट या किसी का नाम होता है तो डज नॉट लगाते हैं, आई वी यू दे होता है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब इतना स्टैंडर्ड हो गया, इतनी मॉडर्न अंग्रेजी हो गई कि जब तक आप टाइम को नहीं बचा पाएंगे, चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप आसानी से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें ठीक ठाक थी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बस लंबा था। हम ही लोग इसको क्या कर देंगे, छोटे में एकदम शार्ट तरीके से देखिएगा बाबू, इसका पूरा का पूरा नियम को सीखते हैं। जिस प्रकार मैं सिखा रहा हूँ उसी प्रकार आप सीखने का प्रयास करिएगा। जैसे देखिएगा, अगर जान लीजिएगा कि जब भी सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा, ये देखिएगा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा बाबू, ये देखिएगा सब्जेक्ट हमने लिखा और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और जब भी यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिएगा सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो क्रिया में क्या लगाएंगे बाबू, एस या एस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्लरल होगा तो वर्ब की क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर आपको कोई सहायक क्रिया लगानी होगी तो आप क्या लगाओगे, डज लगाओगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लरल होगा तो अगर कोई सहायक क्रिया लगानी होगी तो क्या लगाओगे, डू लगाओगे। और जो नियम कहता है बाबू कि पूरी अंग्रेजी ग्रामर में कहीं भी आपको डू डज, एक और मेंशन कर देता हूं बाबू इसमें डिड, लेकिन जब सिंपल पास्ट पढ़ेंगे ना तो मैं इसको भी मेंशन कर कर आपको बता दूंगा। फिलहाल नियम यह कहता है कि पूरी अंग्रेजी ग्रामर में कहीं भी डू डज डिड दिख जाए तो आप हमेशा क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे और किसी भी चीज का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कॉमन एरर में पूछे गए हैं बाबू और पूछे जाते रहेंगे। लेकिन अब देखिएगा कितना नियम हमारा आसान हो गया कि जब भी कोई सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात करेगा तो आपको केवल यह स्ट्रक्चर याद रखनी है बाबू। और किस तरह याद रखना ये हम आपको बताएंगे। जैसे देखिएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो क्रिया में क्या लगाएंगे, एस या एस। सब्जेक्ट प्लरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमको सहायक क्रिया लगाना होगा तो सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे, डज। अगर प्लरल के साथ अगर कोई सहायक क्रिया लगानी होगी तो आप क्या लगाओगे, डू। और डू डज दिख जाएगा तो हमेशा क्या करेंगे बाबू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये अगर याद रहेगा बाबू तो सिंपल प्रेजेंट के जितने नियम हो सकेंगे वो सब के सब हम लोग आसानी से कंप्लीट कर जाएंगे। बच जाएगा क्या, केवल एक्सेप्शन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसकी भी चर्चा यही करेंगे, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, अगर हम एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, जैसा कि आपको पीछे कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बताया था कि टेंस कोई हो बाबू, पूरी टेंस, जैसे 12 टेंस है ना, या हम मॉडल्स को भी इसमें ले लीजिएगा, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, आट टू, यूज टू, नीड, डेयर, कोई भी मॉडल्स को आप ले लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक टेंस में कितने टाइप्स होते हैं तो आप तुरंत किस तरह बताएंगे बाबू, 4 टाइप होते हैं। और 4 टाइप को मिलाकर टोटल कितने क्वेश्चंस बनते हैं तो आपने देखा था कि 19 बनते हैं। कैसे बनते हैं हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिएगा,
टाइप फर्स्ट में ये बताइएगा बाबू, टाइप फर्स्ट में एक वाक्य को कितने प्रकार से बनाया जाता है? 6 प्रकार से। जो प्रीवियस ईयर की वीडियो में हमने बहुत अच्छे से आपको क्या किया था, बता दिया था। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल इसी को ले लीजिएगा कि वह एक गीत गाती है। आप इसको कितने तरीके से बना सकते हैं? 6 तरीके से। अगर टाइप फर्स्ट के बारे में बात करेंगे तो पहला क्या होता है, आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव। पॉजिटिव में वह एक गीत गाती है। निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह एक गीत नहीं गाती है। तीसरा क्या होता है बाबू, क्या से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क होगा, क्या वह एक गीत गाती है। जैसे चौथा बनाएंगे तो क्या लगाएंगे और बीच में क्या आ जाएगा, नहीं शब्द होगा। इसकी हिंदी क्या हो गई कि क्या वह एक गीत नहीं गाती है। जैसे पांचवा होगा तो बीच में क्यों आता है बाबू, कि वह एक गीत क्यों गाती है। और जैसे छठवां बताएंगे तो क्यों नहीं आ जाएगा। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि वह एक गीत क्यों नहीं गाती है। अर्थात अगर हम देखें कि टाइप फर्स्ट में एक टेंस में कितने टाइप, 4, और 4 टाइप मिलाकर टोटल कितने सेंटेंस बनते हैं, 19 बनते हैं। और टाइप फर्स्ट में एक वाक्य को कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। क्रम हमने बताया था आप लोगों को कि याद रख लीजिएगा। सबसे पहले पॉजिटिव निगेटिव, यस या नो टाइप का पॉजिटिव, यस या नो टाइप का निगेटिव, WH टाइप का पॉजिटिव और WH टाइप का निगेटिव। यानी यही टोटल 6 प्रकार के ही सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब आ जाइएगा, इसी को इस नियम के आधार पर हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा, हमने इन 6 सेंटेंसेस के बारे में जब बात किया था तो इसके स्ट्रक्चर को भी बताया था। आप लोग पीछे नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। बिना इसके आप सेंटेंस का या टेंस का आगे बढ़ ही नहीं सकते बाबू, एक भाग भी नहीं पढ़ सकते। स्ट्रक्चर देखिएगा कितना आसान था। सबसे पहले किसके बारे में बात किया गया था, सब्जेक्ट था, वर्ब था। देखिएगा ऐसे लिखता हूँ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। याद होगा आप लोगों को कि इसमें हमने यहाँ पर स्टार बनाया था। क्यों बनाया था, क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट, देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाबू, ठीक है ना। जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी सारे के सारे बाबू इंपॉर्टेंट है और वो हमेशा के लिए ही होगा, कभी बदलेगा नहीं, ये याद रखिएगा। जैसे देखिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट, ये देखिएगा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव को ही क्या बोला जाता है, पॉजिटिव बोला जाता है। अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बाबू क्या करते हैं, नहीं करते हैं। कोई भी चीजें अगर बताई जा रही हैं बाबू तो वो हमेशा के लिए सही रहेंगी, ये याद रखिएगा, किसी के लिए कभी भी नहीं बदलेगा। जैसे आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट और पास्ट के अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए बाबू हम स्टार बनाते हैं। और पूरी अंग्रेजी ग्रामर में केवल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव ही एक ऐसा वाक्य है जिसमें हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। अन्यथा दुनिया के कोई भी सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस आप सोच सकते हो या बनाओगे, उसमें बिना हेल्पिंग वर्ब के आप बना ही नहीं सकते। अर्थात केवल 2 ही वाक्य हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव, जिसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। बाकी दुनिया की जितनी सेंटेंसेस, ग्रामर में जितने सेंटेंसेस आप बनाओगे, ट्रांसलेट करोगे, बिना हेल्पिंग वर्ब के आप बना ही नहीं सकते। हाँ, मॉडल का भी प्रयोग किया जाता है। मॉडल में जैसे हो सकता है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, तो देखिएगा जैसे लिख दिया जाता है ना कि ही कैन, लेकिन हम लोग इस कैन को ही हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही कैन, वो इस बॉक्स को उठा सकता है, तो ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब आप देखेंगे कि सब्जेक्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये एक्चुअली में है क्या, मॉडल है बाबू, ठीक है ना। तो इसको भी हम हेल्पिंग वर्ब के ही श्रेणी में लेते हैं। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को ही तो 3 भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी, मॉडल, सेमी मॉडल। जब वर्ब का कॉन्सेप्ट बताएंगे तो वहां भी हम बताएंगे बाबू, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब के ही अंतर्गत आता है। देखिएगा अंग्रेजी बाबू हमने क्या बताया है ना कि मेनली बाबू ये भाषा है और इसको सीखा जा सकता है। अगर आप क्रम से सीखते रहेंगे तो अंग्रेजी एकदम आसान हो जाएगी, बीच में छोड़ कर चीज़ों को नहीं सीखा जा सकता है। आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में कि सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है बाबू, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, नॉट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। छोटा छोटा लिख रहे हैं क्या, कोई बात नहीं, मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिएगा, फिर उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद इसी के आगे बाबू हम WH जोड़ देते हैं और WH जोड़ देते हैं, तो पूरा 6 सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं।
देखिएगा हम बता रहे हैं ना कि ये भाषा है बाबू, इसको नोट्स नहीं बनाना है, पूरी कोशिश आप यही कर सकते हैं कि याद हो जाए, और मैं इसीलिए बार बार चीज़ों को रिवाइज करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिएगा हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ये देखिएगा, वह एक गीत गाती है, तो सबसे पहले कौन? वह की अंग्रेजी क्या होगा? सी। क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा बाबू? अफर्मेटिव है, क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा? नहीं लगेगा। तब क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है? गाना। पहचानना सब क्लियर कर दिए हैं बाबू। गाना, गाना की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग होता है। ये बताइएगा, ये सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है? तो आप कहोगे कि सर ये क्या है? एक वचन है। एक वचन है तो क्रिया में एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिंग्स हो जाएगा। सी सिंग्स। अब क्या होगा? एक गीत गाती है तो सी सिंग्स अ सॉन्ग। देखिएगा कितना आसान था। अगर आपको कोई भी सेंटेंस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब भी बनाना होगा तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। ये सिंपल प्रेजेंट का नियम है, पर इसका डिफिनीशन में हमने बताया था कि वाक्य के अंत में ता है, ती है। अंग्रेजी के भी बारे में चर्चा कर दिया था। अच्छा, इसी को 6 बनाना होगा तो कितना आसान हो जाएगा। दूसरा बनाइएगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, हमने सी लिख दिया। अब बताइए बाबू हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज। अब बताइएगा डू की डज, तो आप कहोगे कि सर सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो सहायक क्रिया क्या लगेगी? डज लगेगी। तो हमने कहा बिल्कुल लगेगा, डज लगा दिया। उसके बाद देखेंगे तो क्या लगा है? नॉट लगा है। अच्छा ये बताइए वर्ब, वर्ब क्या होगा? सिंग होगा कि सिंग्स होगा? तो आप कहोगे कि सर नियम क्या लिखवाया गया है कि कहीं भी अंग्रेजी वाक्य में डू डज दिख जाएगा तो हमेशा वर्ब की क्या लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। तो सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग कर देंगे। जैसे तीसरा बनाएंगे बाबू, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डज होगा। उसके बाद सी होगा, और डज लग गया तो क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क। इसी तरह बाबू चौथा बनाएंगे, डज करेंगे, सी करेंगे, नॉट करेंगे, सिंग अ सॉन्ग कर देंगे। जैसे पांचवा बनाना होगा तो यहाँ WH जोड़ दीजिएगा और यहाँ WH जोड़ दीजिएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि टाइप फर्स्ट में हम एक वाक्य को 6 प्रकार से बनाते हैं। ये 6 स्ट्रक्चर्स हैं और ये 6 इसके ट्रांसलेशन है। एकदम आसानी तरीके से समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइप फर्स्ट बाबू क्लियर हो गया होगा, और हम बार बार बाबू इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप हैं कंपटीशन के विद्यार्थी, ठीक है ना। तो चीज़ें अगर ये सब के सब पीछे पढ़ाया गया तो आप वीडियो में जाकर देखिएगा, यहाँ रिवीजन कराने का कोई मतलब नहीं है। सपोज दैट मान लीजिए हम टाइप 2 के बारे में बात करते हैं, आपको याद होगा, अगर जो आप पीछे की वीडियो देखे होंगे तो टाइप 2 हमने वहाँ भी पढ़ाया हुआ है और अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। टाइप 2 का मतलब क्या होता है? नेवर होता है। ये देखिएगा, और नेवर का मतलब कभी नहीं। अब ये बताइएगा, जब भी नेवर लगता है कहाँ लगता है? हमेशा मेन वर्ब से ठीक पहले। तो आप कहाँ लगा सकते हो? देख लो, यहाँ नेवर लग जाएगा, सेंटेंस हमारा क्या हो गया? सही हो गया। क्योंकि ये निगेटिव है तो इसमें ऑलरेडी नेवर नहीं लगेगा, तीसरे वाले में लग सकता है। तो तीसरे में लगाएंगे तो वाई डज सी, और मेन वर्ब क्या है बाबू? सिंग है, इसी के पहले नेवर लगा दीजिए। यहाँ भी हमारा सेंटेंस नेवर वाला भी कंप्लीट हो गया। यानी कि देखिएगा, एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लीजिए बाबू। एक टेंस में कितने टाइप होते हैं? 4, और इसको मिलाकर 19 प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। अगर आपने ये 4 टाइप्स पढ़ लिया तो टेंस बाबू एकदम आसान हो जाएगा। केवल इस नियम को फॉलो करना होगा। प्रत्येक टेंस में अलग अलग नियम फॉलो होते हैं, अगर उसको फॉलो किया जाएगा तो केवल चीजें बदलेंगी। क्या? एक बदलेगा वर्ब और एक बदलेगा हेल्पिंग वर्ब। अगर ये 2 चीजें आपको याद होंगी कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ कौन सा वर्ब की फॉर्म आती है, अगर चीजें कंप्लीट है तो फिर आपको कहीं भी कोई भी टेंस में दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, एक्सेप्शन को छोड़कर। जैसे अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसके तीसरे टाइप्स के बारे में। यहाँ देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा तीसरा टाइप्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यही कंप्लीट कर देंगे बाबू, यही सिंपल प्रेजेंट था, बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि तीसरा टाइप में क्या होता है बाबू? 4 शब्द आते हैं। 4 शब्द क्या है? हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच। आपने पढ़ा होगा। नियम क्या था इसके साथ कि इसके साथ जो नाउन लगा रहता है वो इनके साथ ही आता है। जैसे अगर हम कह देंगे कि आप कौन सी, ये देखिएगा, पुस्तक पढ़ते हैं। अगर मैं ऐसे बोल दिया कि आप कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं, अब मुझे बनाना होगा। तो देखिएगा बाबू, सबसे पहले कौन सा आया? कौन सी की अंग्रेजी क्या होती है? विच होता है। इसी के साथ जो नाउन लगा रहता है ना उसको हम लिख देते हैं, तो तुरंत क्या कर देंगे? विच बुक। अब हम क्या करेंगे बाबू? देख लो, WH वर्ड लिख दिया कि नहीं लिख दिया? WH वर्ड लिख दिया तो इसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो विच बुक डू यू रीड, ये देख लीजिएगा। और आप समझिएगा, यहाँ देखिएगा, डू दिख गया ना तो वर्ब की क्या लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म लगाओगे।
कोई भी नियम बाबू हम लोगों से बच कर नहीं जा सकता। अगर आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम कुछ छोड़ ही नहीं सकते। अगर कुछ भी छोड़ेंगे इसका मतलब आपका ज्ञान अधूरा है। और जाहिर सी बात है कि आपको प्रोवर्ब्स भी जानते होंगे इसके बारे में कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। हम अब भाषा सीखते समय हम चाहकर भी कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं सकते बाबू। इसीलिए पूरा हमारा पढ़ाना क्या हो जाएगा, ड्यूटी हो जाएगी हमारी, और मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा ही। आइए देखिएगा, तीसरा टाइप बाबू क्लियर हो गया कि नहीं। बस यहाँ जानिए कौन सी की जगह पर किसकी पुस्तक पढ़ते थे आप, किसकी कर देते तो यहाँ कुछ नहीं करना था, क्या करना था, हुज कर देना था। आप कितना दूध पीते हैं तो हाउ मच मिल्क हो जाएगा। आप कितनी किताबें पढ़ते हैं तो हाउ मेनी बुक्स हो जाएगा। बस केवल और केवल उसके हिंदी ट्रांसलेशन पर फर्क पड़ने वाला है, स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः हम लोग तीसरा टाइप भी क्या करें बाबू, समझ लें कि कंप्लीट हो गया। बिल्कुल बाबू, कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर आप टाइप 3 के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो प्रीवियस वीडियोस में जाइएगा, वहाँ टाइप 3 के बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा की है कि कैसे टाइप 3 में एक वाक्य को 8 प्रकार से, 4 पॉजिटिव और 4 निगेटिव प्रकार से बनाई जाती है। अच्छा सोचिएगा, हमको इसी को नाट लगाना होगा, तो आप नाट कैसे लगाओगे? देखो, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा है बाबू, नाट लगा है। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नाट। देखो WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, यहाँ क्या लगा दोगे, नाट लगा दोगे। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लगेगा, नॉट लगेगा। एग्जाम में क्या करता है कि नॉट डू के बाद दे देगा, तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमेशा WH टाइप में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट नहीं आता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट केवल 2 में आता है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले निगेटिव में आ जाता है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, और कहीं नहीं, 2 में नहीं, एक ही में आता है, ठीक है ना, केवल निगेटिव सेंटेंस में। समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा टाइप 4 के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि टाइप 4 आपका बाबू यहाँ पर कंप्लीट करा देता हूं कि कंप्लीट हो जाए एक स्लाइड में। देखिएगा, टाइप 4 का मतलब क्या हो जाता है, आप जानते होंगे कि टाइप 4 का मतलब हु होता है। अब हु का मतलब क्या होता है, कौन होता है। अब कौन, सिंपल सी बात है बाबू कि इसको हम लोग 2 तरीके से बनाते हैं। सेंटेंस देखिएगा कि हु सब्जेक्ट का काम करता है, हु सिंगुलर होता है, हु के साथ अफर्मेटिव का नियम लागू होता है। जैसे अगर मैं हिंदी लिखता कि आपको कौन जानता है, ये देख लीजिएगा, आपको कौन जानता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। आज सब्जेक्ट इसमें है क्या बाबू, हु है, तो तुरंत लिखेंगे हु। या हु सिंगुलर है कि प्लरल है, तो आप कहोगे कि सिंगुलर है, तो यहाँ नो नहीं होगा बाबू, क्या होगा, नोज हो जाएगा, हु नोज यू होगा। क्लियर हो गया। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर मैं इसी को निगेटिव बनाता तो क्या कर देता, देखिएगा, हु लिखता, हु चूंकि एक वचन है तो यहाँ क्या लिखता, डज नॉट। अच्छा ये बताइए, डू डज दिख गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा नो हो जाएगा, यानी हु डज नॉट नो यू, आपको कौन नहीं जानता है। जितनी भी चीजें बाबू टेंस में सिंपल प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं, हमने कोशिश किया आपको कि पूरा आसानी से चीजें समझा जाएं। और देखिएगा, इसको खत्म करने का मेन रीजन यही है कि बाबू प्रीवियस जो वीडियो में ना हमने चारों टाइप को बहुत विस्तृत से बता दिया। यहाँ तो केवल हम ट्रांसलेशन सिखाए आपको कि कैसे कैसे ट्रांसलेशन आते हैं, लेकिन ये तो रहा, कभी कभी एग्जाम से भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, अर्थात सिंपल प्रेजेंट के एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। एक्सेप्शन का मतलब बाबू हिंदी में क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। और एग्जाम में इसी से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, पीछे भी स्ट्रक्चर से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कहीं भी आपको डू डज डिड दिख जाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट के एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। जो पहला एक्सेप्शन होगा बाबू, हम एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहेंगे। जैसे हमने बोल दिया कि ये देखिएगा कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। ये देखिएगा, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। मैं पूछूंगा कि यह कौन सा टेंस है, तो आप कहोगे कि सर गा गी गे लगा है, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर में है। लेकिन जब बाबू इसका ट्रांसलेशन किया जाता है तो क्या बनता है कि द प्राइम मिनिस्टर, ये देख लीजिएगा, द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा ये सोचेगा, चलेगा, हम पहले कॉमन है, पहले विल कम हियर टुमारो। अगर मैं बोलूंगा बाबू कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है, तो आप कहोगे कि भाई गा गी गे लगा है तो सही होना चाहिए, विल कम सही है। लेकिन बाबू यहीं पर गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, थोड़ा सा पहला एक्सेप्शन दिखाते हैं कि यदि कोई घटना
देखिएगा मैं लिख रहा हूं कि फ्यूचर में, ठीक है ना, होना तय है। ये देख लीजिएगा, फ्यूचर में होना तय हो, यदि कोई घटना, मैं पूरा लिख देता हूं, कोई घटना फ्यूचर में होना तय हो, और कैसे तय हो बाबू, ऑफिशियली। ये देख लीजिएगा, यदि कोई घटना फ्यूचर में होना तय हो ऑफिशियली, तो उसको केवल और केवल किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। अब ये बताइएगा कि ये जो घटना फ्यूचर में होनी तय है, रीजन क्या है कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो भाई उनका प्रोटोकॉल होता है, ऐसा नहीं कि कल आने वाले हैं तो आज कह देंगे कि नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बाबू पहले से अगर प्रधानमंत्री अगर इलाहाबाद में प्रयागराज में आएंगे तो 1 महीने पहले ही नोटिस आपको मिल जाएगा कि नहीं भैया 1 महीना पहले प्रधानमंत्री आएंगे। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, तमाम प्रकार की चीज़ें होती है, जिसको हम लोग पॉलिटी के भाषा में हम इसको प्रोटोकॉल बोल देते हैं। तो अगर कहीं भी प्रोटोकॉल की बात आ जाए, या हम ऐसे कह देते हैं कि कोई घटना फ्यूचर में होनी तय हो, और वह कैसे तय हो बाबू, ऑफिशियली तय हो, तो हम उसको केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। ये देखिएगा, तब जाकर ये हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे, सही होंगे। दूसरे के बारे में बात करते हैं बाबू, कोई भी न्यूज, ये देखिएगा न्यूज आर्टिकल, मैं लिख देता हूं सारे के सारे, न्यूज आर्टिकल हो, या जैसे अगर प्रोवर्ब्स के भी बारे में बात कर लेते हैं, प्रोवर्ब्स हो, ये देख लीजिएगा, न्यूज आर्टिकल या प्रोवर्ब्स होते हैं तो वो हमेशा और हमेशा किस में बनाए जाते हैं बाबू, सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। ये देखिएगा सिंपल प्रेजेंट में। जैसे कोई भी चीज ले लीजिएगा, जैसे अगर हम न्यूज आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, जैसे आप समझिएगा न्यूज़पेपर का जब भी आप हेडिंग्स देखेंगे जो ब्लैक में लिखा रहता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि चीजें तो आज घटी हैं और कल बताया जाता है सुबह में, लेकिन अब सोचिएगा जैसे अब जो चीजें पीछे घट जाती हैं तो उसको तो पास्ट में होना चाहिए था, लेकिन अगर आज कोई तूफान आ गया तो क्या, कोई भी चीज जब कल न्यूज़पेपर में होगा तो उसको सिंपल प्रेजेंट में ही बनाया जाएगा। तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं कि देखिएगा जब हम लोग क्लाजेज पढ़ेंगे बाबू, ऐसे तो हम लोग जब एडवर्ब क्लाजेज बताएंगे कि इसमें कोई भी क्लाजेज अगर एक सिंपल फ्यूचर में है तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। जैसे देखिएगा अगर हमने सेंटेंस यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूं, होता क्या है कि यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो पहला सेंटेंस क्या होगा, इफ ही कम्स हियर। ये देखिएगा इफ ही कम्स हियर, यदि वह यहाँ आएगा तो आई विल टीच इंग्लिश। ये सारे चीजें बाबू पूछे जाते हैं, ये एक्सेप्शन में नहीं है। अगर हम लोग देखें तो इसको जब एडवर्ब क्लास पढ़ाएंगे तो वहां भी ये चीजें बताई जाती हैं, क्योंकि इसमें देखिएगा दो क्लाजेज हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ देखेंगे ना कि इफ के साथ हमेशा क्या आया, सिंपल प्रेजेंट आ गया। यहाँ व्हेन भी होता तब भी आता, यहाँ अनटिल होता तब भी हम क्या करते, सिंपल प्रेजेंट करते, यहाँ एज सून एज होता तब भी हम क्या करते, कम्स ही करते। तो ये सारे चीजें कि अगर कोई कंजंक्शन से डबल क्लाजेज वाले वाक्य होते तो जो कंजंक्शन से जुड़ा होता है वो हमेशा क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। कंडीशन यही रहेगी कि अगर ये सिंपल प्रेजेंट में है तो आगे वाला क्या होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। ये रहा हमारा तीसरा एक्सेप्शन बाबू। देखिएगा पहला एक्सेप्शन क्या हो गया, यदि कोई घटना फ्यूचर में होनी तय हो, दूसरा न्यूज आर्टिकल हो या कोई प्रोवर्ब्स हो तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही बनाया जाता है। तीसरा, यदि कोई क्लाजेज हो जिसमें पहला क्लाजेज इफ हो, व्हेन हो, अनटिल हो या अनलेस भी कर सकते हैं, एज सून एज हो, तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा। अगर एक सिंपल प्रेजेंट में होगा तो आगे क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर होगा। और देखिएगा जैसे ऑफिशियली होना तय हो, जिसमें अगर मैं ऐसे भी सेंटेंस बोल दूंगा कि आपको कल फांसी दी जाएगी। अब कल क्या हो जाए, जैसे फांसी देने के लिए होता है ना, तो कोई भी चीजें पीछे ही डिसाइड कर दी जाती है, वो भी ऑफिशियली होता है कि नहीं भैया आपको कल फांसी दी जाएगी, तो इसका मतलब वो निश्चित है ऑफिशियली, इसलिए उसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं। तो जितने भी चीजें थी ये देखिएगा सिंपल प्रेजेंट के कुछ एक्सेप्शन थे जहां पर हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीजें याद रखिएगा। सिंपल प्रेजेंट के जितने नियम थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, कुछ एक्सेप्शन थे वो भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। इसके अलावा भी जो चीजें होंगी, जैसे कि अभी तो कॉमन एरर के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जब प्रैक्टिस कराया जाएगा टेंस कंप्लीट होने के बाद, उस समय इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग वहां पर देखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।